नमस्कार, मैं हूँ राजा राम त्यागी और आप देख रहे हैं फक्कड़ न्यूज। यह है जनपद सुल्तानपुर और हमारे साथ जो शख्सियत हैं ये किसी पर्चे के मोहताज नहीं हैं। आप हैं दीवानी न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता और विश्व हिंदू परिषद विधि प्रकोष्ठ अध्यक्ष सुल्तानपुर, साथ में क्षत्रिय कल्याण परिषद विधि प्रकोष्ठ अध्यक्ष उत्तर प्रदेश भी हैं। आदरणीय अरविंद कुमार सिंह उर्फ राजा साहब, सर आपका हमारे चैनल फक्कड़ न्यूज़ में स्वागत। धन्यवाद। मैं आपको ये भी बता दूं कि एडवोकेट अरविंद सिंह राजा साहब का चर्चा क्षेत्र में इतना बड़ा है कि लोग कहते हैं ऐसा कि राजा साहब अपने अब तक के जीवन काल में कोई भी केस नहीं हारे हैं। तो मुझे भी बड़ी उत्सुकता हुई कि आके अपने अधिवक्ता साहब से मिलें और आपसे कुछ जानकारियां हासिल करके जो आप दर्शकों के लिए बहुत ज़रूरी है आप तक पहुंचाएं। तो सर जी, हम आरंभ करेंगे एक मामूली प्रश्न से कि जैसे आजकल बहुत लोग पीड़ित हो रहे हैं, वो थाने जाते हैं और थाने में उनकी सुनवाई नहीं होती। वो एसपी डीएम के पास भी जाते हैं लेकिन उनका सब कुछ मामला जीरो का जीरो रहता है। तो क्या करें कि उनकी सुनवाई हो? देखिए, सर्वप्रथम तो पुलिस की ये प्राइमरी ड्यूटी है कि किसी भी संज्ञेय या असंज्ञेय अपराध पे अगर थाने में सूचना दी जाती है तो प्रथम ड्यूटी है पुलिस की कि वो उसको केस को रजिस्टर करे और ये विवेचना का विषय है कि वो सही पाया जाता है या गलत पाया जाता है, जिसके आधार पे चार्जशीट फाइल हो या फाइनल रिपोर्ट लगे। तो पहली चीज़ तो ये कि पुलिस को कॉग्निजेबल ऑफेंस की अगर सूचना मिलती है तो ये पुलिस का पहला दायित्व है कि वो एफआईआर को दर्ज पंजीकृत करे। अब रही प्रश्न कि अगर थाने पर नहीं दर्ज हो रही है किसी कारणवश, चाहे राजनीतिक कारण या कोई अन्य कारण हो, तो उसके लिए सुपीरियर पुलिस ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, जैसे हमारे एसपी साहब हैं या डीएम साहब हैं। तो आप उनके पास भी रिपोर्ट कर सकते हैं और उनके द्वारा हस्तक्षेप से एफआईआर दर्ज हो जाती है। इन केस अगर सुपीरियर पुलिस ऑफिसर के भी इंटरफेरेंस से अगर नहीं दर्ज हो रही है तो फिर कोर्ट का ऑप्शन बचता है। और कोर्ट में हमारे सीआरपीसी में एक सेक्शन 156(3) का बहुत वाइड पावर है और मजिस्ट्रेट को, कंसर्निंग मजिस्ट्रेट को ये पूरा अधिकार है कि वो जिन केसेस में जो जेन्युइन केसेस हैं और प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध परिलक्षित होता है, और अगर पुलिस स्टेशन पे एफआईआर नहीं दर्ज है तो लंदन मजिस्ट्रेट ऑर्डर करेगा और एफआईआर पुलिस को दर्ज करना पड़ेगा। जी। अच्छा सर, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि लोग पीड़ित हैं और उनका एफआईआर दर्ज हुआ है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जैसे एससी एसटी किसी के ऊपर लगा हुआ है लेकिन और एफआईआर दर्ज हुआ है पूरी तरह से, लेकिन जो अभियुक्त गण हैं वो पकड़े नहीं जाते, गिरफ्तार नहीं होते। तो इसके बारे में क्या बताएंगे? देखिए, अगर विवेचनाधिकारी अपनी सही विवेचना नहीं कर रहे हैं या जैसा कि आपने प्रश्न पूछा कि मुल्जिमान की गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए भी जो है वो 156(3) से ये मैटर कवर होता है और इस पे सर्वोच्च न्यायालय की सकीरी वसु की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मजिस्ट्रेट को पूरा पावर है कि वो विवेचना को मॉनिटर कर सकता है, नेसेसरी डायरेक्शन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को दे सकता है, इवन वो एसपी को ये डायरेक्ट कर सकता है कि विवेचना अधिकारी को बदला जाए। इन केस अरेस्ट नहीं हो रही है या डेलिबरेटली आईओ अरेस्ट नहीं कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट ने सकीरी वासु के केस में भी कहा और उसके बाद लेटेस्ट प्रोनाउंसमेंट कई सुप्रीम कोर्ट के आए जिसमें सकीरी वासी को ही जो है वो बार बार दोहराया गया कि मजिस्ट्रेट को केवल मूक दर्शक बन के नहीं बैठेगा और उसको इन्वेस्टिगेशन के मॉनिटरिंग की पावर रहेगी और वो नेसेसरी डायरेक्शंस जो है वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को दे सकता है और इवन वो एसपी सुल्तानपुर को ये आदेशित कर सकता है कि आप अपने विवेचना अधिकारी को बदलिए अगर वो निष्पक्ष विवेचना नहीं कर रहा है तो। जी।
सर, क्या आपको नहीं लगता कि हमारे भारत देश का संविधान कुछ लचीला है? जैसे मैं आपको उदाहरण देके बताना चाहता हूँ कि दो व्यक्ति गोलियों से सरेआम भून दिए जाते हैं और उनको यद्यपि कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन उस घर के और परिजन या रिश्तेदार नामजद एफआईआर दर्ज करवाते हैं और वो गिरफ्तार भी होते हैं, जेल जाते हैं। लेकिन आप जैसे विद्वान अधिवक्ता जो है, जो कभी केस नहीं हारे हैं, मैं उन तमाम आप जैसे विद्वान अधिवक्ताओं की बात कर रहा हूँ, वह अपने कानून के जो जानकार हैं उसका उपयोग करते हुए पूरी तरह से न सिर्फ बेल कराते हैं बल्कि बरी करा देते हैं। इसके बावजूद यहीं पर फाइल क्लोज हो जाती है और फिर कोर्ट जो है ये नहीं जानने की कोशिश करती है कि जिसकी मृत्यु हुई है वास्तव में मौत हुई है, उसको गोली मारा गया है, और उसकी जांच फिर क्यों नहीं होती? क्या कहेंगे? देखिए, हमारे संविधान में कोई कमी नहीं है। मैं नहीं मानता कि हमारा संविधान लचीला है। बात कानून की नहीं है, बात कानून के क्रियान्वयन की है। और कानून का बनाना एक अलग चीज़ है और कानून का क्रियान्वयन कराना स्टेट मशीनरी की ड्यूटी है। मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ कि अभी लेटेस्ट मुख्तार अंसारी साहब के केस में उनके ऊपर 61 मुकदमे दर्ज थे और मैं किसी राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन पिछले 20 वर्षों में एक सिंगल केस में सज़ा नहीं हुई। न कोई एक गवाह हिम्मत कर पाया कि वो आकर कोर्ट में जो है वो गवाही दे सके। या तो वो गवाह मर गया या तो वो गवाह डर गया। लेकिन स्टेट मशीनरी जब बदल गई और स्टेट मशीनरी जब सख्त हो गई तो वही गवाहों ने आकर गवाही दिया और 2022 में पहली बार उनको कन्विक्शन हुआ और उसके बाद तेज़ी से 7 मुकदमों में उनको सज़ा हो चुकी थी, जिसमें से 2 केसेस में उनको आजीवन कारावास के हो चुका था। तो कानून में अगर कमी होती तो ये 7 मुकदमे में सज़ा तुरंत ना हो जाती। कमी स्टेट मशीनरी की थी, कानून की नहीं। जी। यद्यपि मैं मुख्तार अंसारी के बारे में पूछने वाला ही था, लेकिन आपने बता भी दिया। लोग बाग चाहे वो यूट्यूब पर या अन्य समाचार पत्रों में भी कुछ लोग वैसे भी कहते हैं मुख्तार अंसारी की हत्या की गई है। ये हत्या है या साजिश है? इसके बारे में थोड़ा कुछ बताएं। देखिए, इस अभी एक एप्लीकेशन बांदा के रिमांड मजिस्ट्रेट के समक्ष मुख्तार अंसारी साहब के वकील द्वारा दी गई थी कि एफआईआर दर्ज की जाए 302 में। मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल जल्दबाजी में गलत दरखास्त दी गई, क्योंकि देखिए मुख्तार अंसारी का जो पोस्टमार्टम हुआ वो बाई ए पैनल ऑफ 5 डॉक्टर्स हुआ है, 5 डॉक्टरों के सामने और वीडियो रिकॉर्डिंग के सामने उनका पोस्टमार्टम हुआ। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसी कोई बात नहीं पाई गई जो कि किसी हत्या की तरफ इशारा कर रही हो। वो एक उनको पिछले 2 बार हार्ट अटैक आ चुका था, 84 या लगभग इतनी बार वो मेडिकल चेकअप के लिए जा चुके थे। तो उनकी बराबर प्रॉपर ट्रीटमेंट चल रहा था और उनकी डेथ जो है वो नेचुरल डेथ में मैं कहूँगा। हार्ट अटैक आने से वो किसी को भी हार्ट अटैक आ सकता है, हम जेल के बाहर हैं तो भी आ सकता है। तो मैं नहीं मानता कि वो कोई हत्या है। वो मेरे विचार में एक नॉमिनल कोर्स ऑफ एक्शन में एक हार्ट अटैक से उनकी मौत है। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहते हैं अभी मुख्तार अंसारी के ही बारे में। तो मुख्तार अंसारी की यद्यपि डेथ हो गई है दौरान इलाज, उनके भाई ने आरोप लगाया प्रशासन के ऊपर, अफजल अंसारी ने आरोप लगाया कि इनको जहर दे करके मारा गया है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? देखिए, इसके बारे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहेगी। मैं क्या कहता हूँ या आप क्या कहते हैं या जनता क्या सोचती है वो इमैटीरियल है। सवाल ये है कि डॉक्टर को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मिला क्या। तो मैंने जैसा कि पहले कहा कि 5 पैनल ऑफ डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया, डॉक्टर की और पोस्टमार्टम की वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है और कॉज ऑफ जो डेथ आई है वो कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट है जो हार्ट अटैक से आई है।
तो इसमें कहीं से भी पॉइजनिंग का कोई लक्षण नहीं मिला है, और जब तक कि विज़रा रिपोर्ट में कुछ अदरवाइज़ ना आ जाए तब तक उसको जो है वो सामान्य डेथ माना जाएगा। सरकार मानती है कि मुख्तार अंसारी एक अपराधी है, जबकि जब उनकी मौत हुई और पोस्टमार्टम के बाद लाश घर पे गई, बहुत भीड़, यहाँ तक कि प्रशासन को उनके भाइयों का सहारा लेना पड़ा कि वही लोग उनको वहाँ से हटाएं। वो देवता तुल्य मानती है। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मेरे विचार में हमारा संविधान रूल ऑफ लॉ की बात करता है और अपराधी की न कोई जाति होती है न कोई धर्म होता है। हाँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मुख्तार अंसारी पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टियों द्वारा पोषित एक जो है क्रिमिनल था। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं आपके सामने 3 उदाहरण दे रहा हूँ कि जिस समय दंगे हुए मऊ में, अच्छा, और पोटा के लिए जो है उस समय एसटीएफ के जो एलएमजी एक वो भी बरामद हो रही थी, मुख्तार अंसारी के पास से वो था। तो पोटा लगाने के लिए जो है उस समय सरकार थी हमारे आदरणीय मुलायम सिंह जी की, और एसटीएफ के ऑफिसर शैलेंद्र सिंह बराबर कहते रहे, मगर आदरणीय मुलायम सिंह जी ने पोटा के लिए सैंक्शन नहीं दिया और मुख्तार अंसारी के ऊपर जो है वो पोटा नहीं लग पाया। पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि लखनऊ जेल में जब वो मुख्तार अंसारी बंद थे तो उस समय जेलर अवस्थी साहब थे। अवस्थी साहब को उन्होंने जो है वो जेल के अंदर सर पे पिस्टल लगा दिया था, और मुख्तार अंसारी ने, और तत्कालीन जेलर अवस्थी जी ने लिखित में इसकी एफआईआर दर्ज कराई थी। तीसरा उदाहरण मैं ये दे रहा हूँ कि 61 मुकदमे यूपी में थे और केवल एक छोटा सा मुकदमा पंजाब में था, और चूंकि वहाँ एक विशेष राजनीतिक पार्टी की सरकार थी पंजाब में, मैं किसी राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं लूँगा, किसी एक विशेष राजनीतिक पार्टी की सरकार थी पंजाब में, इसलिए अपनी सुविधा के अनुसार उस एक मुकदमे में मुख्तार अंसारी साहब जो है जेल में महलों की तरह रह रहे थे। और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट तक जाके ये कहना पड़ा कि साहब 61 मुकदमे यूपी में हैं, एक मुकदमा केवल पंजाब में है, और वो जेल में केवल इसलिए पंजाब से नहीं आना चाह रहे हैं कि वो जेल में वो सुविधाएं ले रहे हैं जो शायद हमारे आपके घर में सुविधाएं नहीं। तो ये शो करता है कि कहीं ना कहीं जो मैंने कहा कि राजनीतिक दलों द्वारा पोषित अपराधी मुख्तार अंसारी थे, और मैं इसलिए अपराधी शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि वो 7 केसेस में कन्विक्टेड हो चुके थे। 2 में उनको आजीवन कारावास की सज़ा हो चुकी थी, एक में 7 साल की सज़ा हो चुकी थी, और मेरा अपना ये मानना है कि ऐसे अपराधी को फांसी की सज़ा होनी चाहिए थी, जो कि शायद आने वाले समय में होती उनको फांसी। अब जहाँ तक आपने बात कहा कि रॉबिन हुड की बात, तो ऐसा देखिए, कोई भी अपराधी हो वो जब अपराध करता है तो अपने क्षेत्र के, जैसे 10 करोड़ पाया तो कुछ लोगों को क्षेत्र के, क्योंकि वो जो गरीब आदमी है वो उसका न तो उसको डकैती न अपराध करने से रोक सकता है, न उसकी हिम्मत है उनके सामने आने की, न उसकी हिम्मत है खेत में कहीं उनसे चैलेंज करने की। तो ऐसे दीनहीन आदमी जो कहीं से उसके सामने खड़े नहीं हो सकते थे, उनको खैरात बांट देने से, भीड़ इकट्ठा कर देने से आप ये नहीं कह सकते कि ही वॉज ए रॉबिन हुड। वो एक अपराधी था और उसको कोर्ट ने ट्रायल में अपराधी मानते हुए 2-2 केस में आजीवन कारावास की सज़ा दिया, और 61 मुकदमे उसके ऊपर दर्ज थे। तो मेरा ये मानना है कि वो राजनीतिक दलों द्वारा पोषित आतंकवादी था, और जब सरकार बदली तो जैसा कि आपने देखा कि जब स्टेट मशीनरी बदली तो जो गवाही नहीं दे रहे थे उन्हीं लोगों ने आके गवाही दिया, और 7 मुकदमे में जल्दी से जल्दी 2022 से आज तक उसको सज़ा हो चुकी थी। जी, आप हैं सुल्तानपुर न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा साहब, आपके विचार आपको कैसे लगे, और जो कानूनी सलाह, कुछ जो जानकारियाँ आपने दी हैं, उससे आप कितना संतुष्ट हैं? कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो फक्कड़ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे विद्वान अधिवक्ताओं से और भी कानूनी जानकारियाँ हम आप तक पहुँचाएँगे। बने रहिए फक्कड़ न्यूज़ के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको।